हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर प्रदूषण पर वीडियो बना दीजिए, है ना। प्रदूषण पर निबंध किस प्रकार से लिखते हैं, आप इस पर वीडियो बना दीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, है ना। मेरे को लगा यार कोरोना वायरस पर मैंने निबंध बना ही दिया, जल पर जिस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बना दिया। एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड किया था कि निबंध कैसे लिखें, ठीक है। उसमें मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट निबंध बताए थे, ठीक है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जा करके सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, चलिए अब क्या है, अब आज का टॉपिक है हमारे कि प्रदूषण पर निबंध लिखिए। जो प्रदूषण की समस्या हो रही है उस पर निबंध लिखिए। तो मैंने जब आपको निबंध लिख रहा था तो मैं आपको वहां पर बताया कि जब आप निबंध लिखते हैं तो पहली हेडिंग प्रस्तावना होनी चाहिए, ठीक है। जो आपका टॉपिक प्रस्तावना, और लास्ट वाली हेडिंग उपसंहार होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने पहली हेडिंग तो प्रस्तावना डाल दिया, लास्ट वाली उपसंहार डाल दिया, ठीक है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे क्या है, प्रदूषण पर निबंध लिखना है तो प्रदूषण का आपने प्रस्तावना लिख दिया, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से एग्जामिनर देख करके खुश हो गया। अब आप प्रदूषण का अर्थ लिखिए, है ना। एक हेडिंग और बनाइए। ये सभी क्या है, ये सभी हैं हेडिंग, ठीक है। अभी इनको मैं डिटेल से करूंगा, ठीक है। प्रदूषण का अर्थ लिखिए, फिर इसके बाद प्रदूषण के प्रकार को लिखिए, ठीक है। इसके बाद प्रदूषण की समस्या को लिखिए, ठीक है। इसके बाद प्रदूषण से हानियों को लिखिए, फिर समस्या का समाधान लिखिए, फिर उपसंहार लिख के इसको खत्म कर दीजिए, ठीक है। इतने टॉपिक, इतनी हेडिंग आपको बनानी है, ठीक है। जब आप इतनी हेडिंग बना लेंगे ना, तब आपका ये निबंध कम से कम 3 या 4 पेज का होगा, ठीक है। और 3-4 पेज के निबंध में ना एग्जामिनर आपसे एक भी नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। अगर आपकी राइटिंग थोड़ा सा खराब हुई तो 1 नंबर शायद काट लेगा, नहीं तो एक भी नंबर नहीं काटेगा, पूरे में पूरे नंबर आपको दे देगा, ठीक है। तो चलिए, इतने टॉपिक आपको लिखने हैं, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इनको डिटेल से कैसे लिखने हैं। आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। इस वीडियो को आप लोग एक बार देख लेंगे पूरा ना, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा किस प्रकार से हमको निबंध को लिखना है, ठीक है। आपको याद नहीं करना है, प्रदूषण पर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। बस आप वीडियो को देख लीजिए, बहुत कुछ सीखेंगे। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे दे रखा है कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या या समाधान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, ठीक है। पर्यावरण एवं समाज, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, ठीक है। इन सभी पर हमें क्या करना है, इन सभी पर हमें निबंध लिखना है, ठीक है। अब आप लोग इसे देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2011 के अंदर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, मतलब ये लगातार प्रतिवर्ष पूछा जाता है। यानी कि अब हमें पता चल गया, यानी कि ये अब सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि सबसे पहले आउटलाइन में क्या तैयार करनी है, प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रकार, प्रदूषण समस्या और हानियाँ, समाधान और उपसंहार, ठीक है। 2011-12 मतलब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको खाली इसको देख लेना, एक बार आप वीडियो देख लोगे ना तो पूरा आपको याद का याद रह जाएगा, ठीक है। चलिए, अब ये है पहला पॉइंट आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखा जाएगा, तो देखो, आज का मानव औद्योगिकीकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनाकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी नहीं रख सका, है ना। मनुष्य आज के औद्योगिकीकरण के जंजाल में फंस करके मशीन जैसी एक निर्जीव पुर्जा, है ना, बनाकर या बनकर रह रहा है, मशीन जैसे बिल्कुल रह रहा है, जो अपने पर्यावरण की शुद्धता पर ध्यान भी नहीं रख सकता है, ठीक है। अब एक और नई समस्या उत्पन्न हो गई है, ठीक है, वह है प्रदूषण की समस्या, ठीक है। अब एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है और वह प्रदूषण की समस्या है। इस समस्या की ओर आजकल सभी देशों का ध्यान केंद्रित है ना। क्योंकि प्रदूषण आप लोग देख रहे हो, सभी देशों का ध्यान एक जगह पर केंद्रित है, क्योंकि हर जगह पर सभी देशों के अंदर क्या है, प्रदूषण है, ठीक है। अब देखो, इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है, ठीक है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है, पर्यावरण को बचाने की है, क्योंकि हवा, पानी, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है, ठीक है।
आदि चीज़ें क्या हो गई हैं, आदि सभी चीज़ें बच्चे प्रदूषित हो गई हैं। ठीक है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए। ठीक है, जो व्यक्ति हैं उनको पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए, क्योंकि यही हमारे अस्तित्व का आधार है। ठीक है, इसी से मानव जीवन, इसी से जीव जंतु, इसी से पेड़ पौधे हैं। ठीक है, यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य होंगी और पता नहीं तब मानव जीवन होगा भी या नहीं। अगर आज हम पर्यावरण को संतुलित नहीं करते हैं तो हम आने वाले कुछ समय में हम यहाँ पर पृथ्वी पर जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, साफ से बताया जा रहा है। अब देखिए सेकंड आउटलाइन है आपका प्रदूषण का अर्थ। ठीक है, देखिए प्रदूषण का अर्थ क्या होता है कि संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। ठीक है, एक अगर संतुलित वातावरण होगा ना, वहीं पर क्या होगा, जीवन का विकास संभव है। ठीक है, पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, पर्यावरण का निर्माण कहाँ पे किया जाता है, तो पर्यावरण जो है वो प्रकृति के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है और प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। ठीक है, पर्यावरण क्या होता है, जीवधारियों के अनुकूल होता है। ठीक है, जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं, क्या होता है कि जब वातावरण के अंदर कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वे वातावरण का संतुलन बिगाड़ कर उसको दूषित कर देते हैं। ठीक है, जब हानिकारक घटक वातावरण के अंदर प्रवेश करते तो क्या करते, वातावरण का संतुलन बिगाड़ देते और उसको दूषित कर देते हैं। ठीक है, यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। ठीक है, और ये जो गंदा वातावरण होगा ये जीवधारियों के लिए क्या होगा, अनेक प्रकार से हानिकारक होगा। ठीक है, इस प्रकार वातावरण को दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण किसे कहते हैं, वातावरण अगर प्रदूषित हो गया, वातावरण यदि दूषित हो गया, वातावरण यदि गंदा हो गया तो वही है आपका प्रदूषण। ठीक है, प्रदूषण को बोलते हैं पॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। क्या किया है कि इसकी जो असाधारण वृद्धि है और औद्योगिक प्रगति है उसने ही प्रदूषण को जन्म दिया है और आज इसे इतना विकराल रूप धारण कर लिया है और आज इस प्रदूषण ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि उससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। ठीक है, प्रदूषण ने इतना आज विकराल रूप धारण कर लिया है जिसके कारण से आज मानवता के जो विनाश का जो संकट है ना वो क्या हो गया है, वो बिल्कुल नज़दीक आ गया है या उत्पन्न हो गया है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आता है अपना प्रदूषण के प्रकार। आपने डाला हेडिंग, फिर लिखा कि आज के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में दिखाई देता है, यानी कि कई प्रकार के प्रदूषण पाए जाते हैं, कई प्रकार के प्रदूषण होते हैं। ठीक है, पहला आपने लिखा वायु प्रदूषण। क्या लिखा, वायु प्रदूषण। तो देखो वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है, बिल्कुल आपको पता है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आदमी लिपट जाएगा, है ना। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, प्रत्येक प्राणी को जीने के लिए क्या है, शुद्ध वायु या ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायुमंडल में इसकी विशेष अनुपात में उपस्थिति आवश्यक है। ठीक है, जिस कारण से क्या है, वायुमंडल में इसकी विशेष अनुपात से जो अनुपस्थिति है वो आवश्यक है। ठीक है, जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। जीवधारी क्या करता है, जो जीवधारी ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। फिर देखो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले लेते हैं और हमको क्या देते हैं, हमको ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है, यानी कि पेड़ पौधों के काम हम लोग हैं और हम लोगों के काम पेड़ पौधे हैं। ठीक है, इसके कारण से क्या होता है, वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है। आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन गैसें का संतुलन बिगड़ रहा है। आज की डेट में क्या देखा जा रहा है कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल के अंदर जो गैसें हैं, ठीक है, वायुमंडल के अंदर जो गैसें उनका संतुलन बिगड़ रहा है और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो रही है। ठीक है, जो हमारी वायु है, हवा है, वो क्या हो रही है, अनेक हानिकारक गैसों के कारण से वायु हमारी प्रदूषित हो रही है। जब हमारी वायु प्रदूषित होगी तो हमारा शरीर भी प्रदूषित होगा। फिर देखो, फिर आता है ख नंबर जल प्रदूषण। ठीक है, जल को ही जीवन कहा जाता है और जल प्रदूषण पर, ठीक है, मैंने एक अलग से वीडियो आपको निबंध वीडियो प्रोवाइड किया है। ठीक है,
जल को ही जीवन कहा जाता है और यह माना जाता है कि जल में ही सभी देवता निवास करते हैं। क्या करते हैं? जल के अंदर ही सभी देवता निवास करते हैं। इसके बिना जीव जंतु और पेड़ पौधों का अस्तित्व नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर जल नहीं है तो कल नहीं है, जीव जंतु पेड़ पौधों का अस्तित्व नहीं है। फिर भी बड़े बड़े महानगरों के गंदे नाले और सीवर नदियों में मिला दिए जाते हैं। जो बड़े बड़े महानगर हैं उसके जो गंदे नाले हैं और जो सीवर हैं उसको क्या किया जाता है? नदियों में मिला दिया जाता है। ठीक है, कारखानों का सारा मैला बहाकर नदियों के अंदर जाकर मिलता है। ठीक है, कारखानों का जो गंदा जल होता है ना उसको जाकर के सीधे नदियों में मिला देते हैं। उसको जो सीवेज वाटर वो प्रोग्राम होता है ना, वाहित मल उपचार, उसको नहीं करते, बिना सीधे इसे मिला देते। ठीक है, इससे जल प्रदूषित हो गया है और उससे भयानक बीमारी उत्पन्न हो रही है। ठीक है, जिससे लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया है। जिसके कारण से क्या हुआ है कि लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया है। अब आ जाओ ध्वनि प्रदूषण पे। ठीक है, तो ध्वनि प्रदूषण भी आजकल की नई समस्या है। ठीक है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। ठीक है, क्या किया? वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा की है। कैसे? ट्रेन बनाया किसने? वैज्ञानिक ने। ध्वनि प्रदूषण होगा। वायुयान बनाया, ध्वनि प्रदूषण होगा। साउंड बनाया, ध्वनि प्रदूषण होगा। ये सब क्या वैज्ञानिक तकनीक द्वारा ही तो बनी है। ठीक है, देखो मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट, विमान, कारखानों के सायरन, कारखानों के जो सायरन है, मशीनें, लाउड स्पीकर ध्वनि के संतुलन को बिगाड़ कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? ये सभी ध्वनियों के संतुलन को बिगाड़ करके ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से, जहाँ पर अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण होता है, अत्यधिक शोरगुल होता रहता है, वहाँ पर क्या होता है? तो अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति, तीव्र क्रोध, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन जैसी मानसिक समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। ठीक है, जिस स्थान पर अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण हो रहा है वहाँ पर ये चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। ठीक है, तीव्र क्रोध, अनिद्रा, ठीक है, चिड़चिड़ापन आदि। अब आइए, रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या होता है? रेडियोधर्मी प्रदूषण, तो आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है। आपको बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो वैज्ञानिक लोग हैं वो ज़्यादातर इधर परीक्षण करते हैं। ठीक है, परमाणु परीक्षण निरंतर होते ही रहते हैं। बताओ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, परमाणु परीक्षण क्या है? निरंतर होते ही रहते हैं। इसके विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ संपूर्ण वायुमंडल में फैल जाते हैं। आपको पता है कि जब परमाणु परीक्षण होते हैं, तो जब इसका परीक्षण होता है ना, जब इसका विस्फोट होता है ना, तो जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं ना वो क्या होते हैं? वो सभी दिशाओं में वायुमंडल के अंदर फैल जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा है, इसका आप लोग देख लीजिए जापान। ठीक है, जापान के अंदर जहाँ पर परमाणु बम गिराया गया था, हिरोशिमा, ठीक है, हिरोशिमा व नागासाकी। अब हिरोशिमा व नागासाकी के अंदर आप लोग देखो क्या होता है वहाँ पे आज भी लोग अपंग पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेडियोधर्मी, बहुत ज़्यादा रेडियोधर्मी प्रदूषण हो गया था। ठीक है, तो क्या हुआ? इस विस्फोट से रेडियोधर्मी प्रदूषण संपूर्ण वायुमंडल में फैल जाता है और अनेक प्रकार से जीवन की क्षति पहुँचाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आइए, अब रासायनिक प्रदूषण क्या होता है? तो कारखानों से बहते हुए अपशिष्ट द्रवों के अलावा रोगनाशक तथा कीटनाशक दवाइयों से और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, ये पदार्थ पानी के साथ बहकर जीवन को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। ये पदार्थ क्या करते हैं? तो ये पदार्थ पानी के साथ बह जाते हैं और जीवन को हानि पहुंचाते हैं। रासायनिक प्रदूषण, केमिकल्स जो होते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आइए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रदूषण की समस्या तथा इससे हानियाँ। ठीक है, ये देखिए, ये सभी क्या है? ये सभी आपकी हेडलाइन है। ठीक है, हेडलाइन डाल करके आपको लिखना है, आपको बहुत अच्छे नंबर सच में मिलेंगे। ठीक है, देखो, बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकीकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। ठीक है, कारखानों के धुएं से, विषैले कचरे के बहाव से और जहरीली गैसों के रिसाव से आज मानव जीवन समयाग्रस्त हो गया है। आप लोग को पता है प्रदूषण यानी कि जो पॉल्यूशन है ना, इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि सोचो मानव का जीवन खतरे में है। ठीक है, मानव का जीवन। आप लोग जो बच्चे दिल्ली से बिलोंग करते हैं वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, दिल्ली में एक स्थान है जहाँ पे कचड़ों का ढेर है ना, कचड़ों का एक पहाड़ है।
सोचिए इतना ज़्यादा प्रदूषण, पॉलिनेशन, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो मतलब कहाँ पर मानव का जीवन, मानव का अस्तित्व खतरे में है कि नहीं? बिल्कुल, आपने कहा बिल्कुल है सर। फिर देखो, इस प्रदूषण से मनुष्य जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहा है। बिल्कुल, आप लोग देख रहे हैं कितनी बीमारियां आ जा रही हैं, ठीक है। कोई अपंग होता है तो कोई बहरा, कोई दृष्टि शक्ति न, किसी की दृष्टि शक्ति नष्ट हो रही है तो किसी का जीवन ही नष्ट हुआ जा रहा है, ठीक है। फिर देखो, विविध प्रकार की शारीरिक विकृतियां, मानसिक कमजोरी, असाध्य कैंसर, ज्वर, इन सभी रोगों का मूल कारण विषैला वातावरण ही है, ठीक है। इन सभी रोगों का मूल कारण क्या है? जो आपका टॉक्सिक, ठीक है, टॉक्सिक इन्वायरमेंट है। टॉक्सिक इन्वायरमेंट, जो विषैला वातावरण है, वही है इन सभी का कारण। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे है, देखिए, समस्या का समाधान। अब पर्यावरण में क्या है? देखिए, समाधान भी है। हमको पता है कि पर्यावरण के अंदर है बहुत ढेर सारा प्रदूषण, ठीक है। अब पर्यावरण के अंदर यदि बहुत ढेर सारा प्रदूषण है तो ये है सबसे बहुत बड़ी समस्या। अब इस समस्या का हमको क्या निकालना है? इस समस्या का हमको समाधान निकालना है। तो देखिए, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप लोग अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। देखिए, समस्या का समाधान क्या है कि वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है, ठीक है। पर्यावरण है ना, इसको यदि आपको प्रदूषण से बचाना है, ठीक है, तो आपको वृक्षारोपण करना पड़ेगा, ठीक है। वृक्षारोपण क्या है? इसका सर्वश्रेष्ठ साधन है, ठीक है। फिर दूसरी ओर वृक्षों के अधिक कटान पर भी रोक लगाई जानी चाहिए, ठीक है। जो वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में कट जाते हैं उन पर रोक लगाई जानी चाहिए, ठीक है। कारखाने और मशीनें लगाने की अनुमति उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो औद्योगिक कचरे और मशीनों के धुएं को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था कर सकें, ठीक है। जो कारखाने से जो कचरा निकल रहा है और जो उससे धुआं निकल रहा है, उसको अगर बाहर निकालने की, उसको अच्छे तरीके से हैंडल करने की समुचित व्यवस्था कर रहा है तो उसी को कारखाने चलाने की अनुमति देनी चाहिए, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ को चाहिए कि परमाणु परीक्षणों को नियंत्रण करने की दिशा में उचित कदम उठाए, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ को ये चाहिए कि जो परमाणु परीक्षण हो रहा है उसको नियंत्रित करने के लिए एक समुचित कदम उठाए, ठीक है। तेज ध्वनि वाले वाहनों पर साइलेंसर अवश्य रूप से लगाए जाने चाहिए, ठीक है। जो वाहन तेज ध्वनि करते हैं उन पर साइलेंसर लगाए जाने चाहिए तथा सार्वजनिक रूप से लाउड स्पीकर आदि का प्रयोग का नियंत्रण किया जाना चाहिए, ठीक है। जो सार्वजनिक रूप से जो लाउड स्पीकर्स वगैरह होते हैं इन पर क्या किया जाना चाहिए? इन पर आपको नियंत्रण किया जाना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब आइए, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक संस्थानों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि जिससे व्यर्थ पदार्थ एवं जल को औपचारित करके ही बाहर निकाला जाए तथा जल स्रोतों में मिलाने से इसे रोका जाना चाहिए, ताकि गंदा जल जाकर के कोई ना जल स्रोत के अंदर, जल स्रोत क्या होते हैं? हमारे अच्छे होते हैं, उनके अंदर जाकर के कोई गंदा जल मिला दे, ठीक है। अब आता है कंक्लूजन यानी कि उपसंहार, ठीक है। प्रदूषण का मेन कंक्लूजन क्या है ये हमें अब यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। देखो, प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है, ठीक है। जो प्रदूषण की जो समस्या है ना उसके लिए भारत सरकार क्या है? जागरूक है। उसने 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम लागू किया था, ठीक है। सोचो कितना जागरूक है कि 1974 में क्या किया था? जल प्रदूषण निवारण अधिनियम लागू किया और इसके अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड तथा प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए, ठीक है। एक केंद्रीय बोर्ड गठित किया गया और एक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किया गया, ठीक है। इसी प्रकार नए उद्योगों को लाइसेंस देने और वनों की कटाई रोकने की दिशा में कठोर नियम बनाए गए, ठीक है। नए उद्योग जो है उनको लाइसेंस देने में थोड़ा सा अब बात होती है कि अगर सही से काम करोगे तभी मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। वनों की कटाई पर, ठीक है। इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि नए वन क्षेत्र बनाए जाएं और जन समस्या को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए।
ठीक है। जो जन सामान्य को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए और नए वन क्षेत्र बनाए जाए। ठीक है। न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को महानगरों से बाहर ले जाने का आदेश दिए गए हैं। ठीक है। न्यायालय ने क्या किया है, जो उद्योग प्रदूषण फैलाते हैं उनको महानगरों से बाहर चले जाने का आदेश किया। ठीक है। यदि जनता भी अपने ढंग से इन कार्यक्रमों में सक्रिय सहयोग दे और यह विकल्प ले ले कि जीवन में आने वाले प्रत्येक शुभ अवसर पर कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएं, तो निश्चित ही हम प्रदूषण के दुष्परिणामों को बच सकेंगे। ठीक है। हम प्रदूषण के दुष्परिणामों से बच सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी हम इसकी काली छाया से बचाने में सक्षम हो सकेंगे। ठीक है। जो हमारी आने वाली पीढ़ी होगी उसको भी हम इस प्रदूषण की काली छाया से बचाएंगे। ठीक है। चलिए आज का वीडियो यहीं पर आपका ख़त्म होता है। प्रदूषण पर निबंध कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके वो घंटी को दबा लेना। ठीक है। घंटी नहीं दबाते आप लोग, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।